गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेटल और नॉन मेटल्स के पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो धातुओं का परिष्करण होता है या धातु का शोधन तक बताया था। अब आज हम पढ़ेंगे इसके आगे के बाद में, जिसमें हमारा टॉपिक लिखा हुआ है कि जो हमारे ओर्स होते हैं या जो हमारे अयस्क होते हैं उन अयस्कों का समृद्धिकरण कैसे किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कल मेटल्स की एक रिएक्टिविटी सीरीज़ बताई थी, तो उस रिएक्टिविटी सीरीज़ में कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे, कुछ लेस रिएक्टिव मेटल्स थे और कुछ मेटल्स ऐसे थे जिसकी रिएक्टिविटी हाईली रिएक्टिव मेटल्स और लेस हाईली रिएक्टिव मेटल्स के एकदम बीच में हुआ करती थी। तो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस टॉपिक का नाम है हमारा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने कल आपको थोड़ा सा बोला था इसके बारे में, 10th क्लास में अक्सर क्वेश्चन पूछता ही है। वो क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो है आपका भर्जन और दूसरा है निस्तापन। स्टूडेंट्स, भर्जन और निस्तापन एक ऐसी प्रोसेस है जिसको अपन दो चीज़ों में यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जो सबसे है ना लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, आपने देखा होगा कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे, इस में आपका जो है ये भर्जन या रोस्टिंग या कैल्सिनेशन स्थापन की प्रक्रिया नहीं चलती थी। तो ये जो चलता था, ये मध्यम क्रियाशील धातुएं, जो बीच की क्रियाशील धातुएं होती हैं, और जो धातुएं जो है लेस रिएक्टिव होती है, मतलब कम क्रियाशील धातुएं होती है, उनमें आपका चलेगा आपका भर्जन और रोस्टिंग। कल के जो मैंने आपको चार्ट बताया था, उस चार्ट में आप देखेंगे मैंने दो जगह यहाँ पर भर्जन लिखा है ना, मतलब एक जगह मैंने भर्जन लिखा, दो जगह भर्जन लिखा था, और निस्तापन जो जगह था वो खाली मिडिल के लिए हुआ करता था। तो इसको समझेंगे कि आखिर में ये भर्जन और ये निस्तापन होता क्या है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जब हमारे पास कोई भी अयस्क होगा या कोई भी रिस्पेक्टेड ओर होगा, तो उस ओर में अगर दो चीज़ें होनी चाहिए। एक होगा आपका कार्बोनेट, और जो ऑक्साइड के फॉर्म में हो सकता है कार्बोनेट, और दूसरा होगा आपका सल्फाइड ओर। तो मोस्टली अगर हम देखेंगे कि एक ओर को अपन उसके मेल्टिंग पॉइंट के नीचे से, मतलब दोनों में अपन क्या करेंगे, किसी भी धातु का जो गलनांक होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसके नीचे से मेल्टिंग पॉइंट का डाउन पॉइंट से एक बार ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना, और एक बार ऑक्सीजन के एब्सेंस में, मतलब एक बार ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक बार ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो दिया है आपका रोस्टिंग। तो रोस्टिंग में जब आप नाम से याद कीजिए, रोस्ट करना, मतलब जैसा हम बोलते हैं रोस्ट कर दिए, तो ये जो प्रोसेस होगा ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। याद रखिएगा कि जो रोस्टिंग होता है ये किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस से। रोस्टिंग किसी पर होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या इसको हम लिखेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमेशा क्या होगा, रोस्टिंग होगा, पहला। और दूसरा हम बात करेंगे कैल्सिनेशन की, जिसको हम निस्तापन बोलते हैं। ये आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब अगर हम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बात करें तो वो होगा कैल्सिनेशन, जिसको हम लोग निस्तापन बोलते हैं। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बात करें तो वो होगा आपका रोस्टिंग, जिसको आप हिंदी में भर्जन कहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब अपन इसके बारे में देखते हैं कि जो रोस्टिंग या भर्जन की प्रोसेस होती है वो कौन से और किस टाइप के ओर्स में होती है, तो याद रखिएगा ये जो भर्जन है ये हमेशा सल्फाइड ओर में होगा। किसमें होगा आपका, ये हमेशा आपका सल्फाइड ओर में होगा। जैसे आपको एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपका जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, ठीक है, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, ठीक है। उसके बाद आता है Cu2S, क्यूब है ना, Cu2S, है ना, ये आपका देख सकते हैं। तो ये सब में आपका कौन सा प्रोसेस लगेगा, आपका लगेगा रोस्टिंग, जिसको अपन क्या बोलते हैं, भर्जन बोलते हैं। दूसरा, जितने भी कार्बोनेट्स होंगे, जितने भी आपके क्या होंगे कार्बोनेट, जैसे आपने नाम सुना होगा डोलामाइट, ठीक है, इसमें आपका कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। तो कोई एक कार्बोनेट की नाम लेते हैं, जैसे आपका नाम है जिंक कार्बोनेट। आपने देखा कि मैंने यहाँ पर जिंक का सल्फाइड लिया और इधर मैंने जिंक का कार्बोनेट लिया, तो जो कैल्सिनेशन होता है वो ऐसे ओर्स में होता है जिसमें कार्बोनेट होता है, और जो भर्जन होता है जिसको हम रोस्टिंग बोलते हैं वो ऐसे ओर्स में होता है जिसमें आपका सल्फाइड होता है। ये सबसे बड़ी बात है।
और तीसरी जो मेन बात है इसकी दूसरी बात ये हो गई। और तीसरी जो बात है इसके रिएक्शंस अगर हम देखें कंसीडर करें, ठीक है, जैसे हमारे पास आपके पास है जिंक सल्फाइड, और जिंक सल्फाइड को हमने क्या किया यहाँ पर ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, तो ऑब्वियसली जिंक सल्फाइड अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो आप देखेंगे कि इससे ऑक्साइड फॉर्म होगा। ऑक्साइड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो एम्फोटोरिक ऑक्साइड भी होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं जो एग्जाम में पूछता है। एक आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसको फार्मूला है Al2O3, है ना, ये आपका Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड। और दूसरा हमारा आता है जिंक ऑक्साइड, है ना। तो ये दो नाम आप याद रखिएगा, कई बार बोर्ड एग्जाम के प्रश्नों में ये पूछा है 10th क्लास में और 12th क्लास में। तो ये दोनों जो आपके हैं एम्फोटोरिक ऑक्साइड्स हैं। तो ऑक्साइड से हमको मतलब नहीं है, हमको जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही मैं जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड को यहाँ पर कन्वर्ट करूंगा तो मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ कि यहाँ पर आपका ऑक्सीजन की जो अमाउंट है यहाँ पर कितने बार है, जिंक ऑक्साइड में एक बार है, कितने बार है, एक बार है। तो मैं यहाँ पर 2 बार जिंक सल्फाइड लेता हूँ, है ना। जैसे ही मैंने यहाँ पर 2 बार जिंक सल्फाइड लिया तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार जिंक करना पड़ेगा। तो आप काउंट करेंगे कि जो हमारा सल्फर है वो किस फॉर्म में हो गया, सल्फर किस फॉर्म में निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में। अब आप काउंट करेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और यहाँ 2 4, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए सल्फर को ऐसे 2 कर देते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या निकलेगा, 2 मोल SO2। तो ये आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। लेकिन जब अपन पर्टिकुलर किसी कार्बोनेट ओर की बात करते हैं तो कार्बोनेट ओर से देखिए इसमें ऑक्साइड बन गया, ऑब्वियसली इसमें क्या बना, ऑक्साइड बना, क्या फॉर्म हुआ, ऑक्साइड फॉर्म हुआ। और दूसरा जो हम कैल्सिनेशन देखेंगे तो कैल्सिनेशन में अपने को क्या करना है, कैल्सिनेशन का हिंदी में मतलब होता है निस्तापन। तो जैसे अपन ने कैल्सिनेशन किया तो कैल्सिनेशन करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही हम हीट करते हैं तो यहाँ से कौन सी गैस निकलती है, यहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लिबरेट हुआ, वो बाहर निकल गया। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला यहाँ पर तो आप देखेंगे कि इस कंडीशन पे भी आपका क्या फॉर्म हो रहा है, जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। तो ये प्रोसेस जो हुआ दोनों में मैंने क्या फॉर्म किया, ऑक्साइड फॉर्म किया। अगर आपको दोनों दे दिया जाए कि जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड, ठीक है, तो जिंक सल्फाइड टू जो जिंक ऑक्साइड है वो बनेगा दोनों प्रोसेस में, कैल्सिनेशन में भी फॉर्म होगा और रोस्टिंग में भी फॉर्म होगा। लेकिन एक बार जो फॉर्म होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और एक बार आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब बात आता है कि जब हमने सल्फाइड ओर से और कार्बोनेट्स ओर से हमने ऑक्साइड फॉर्म किया, तो जैसे हमारा ऑक्साइड फॉर्म हुआ तो आप स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ऑक्साइड फॉर्म होने के बाद भी ऑक्साइड उस मेटल में एज ए इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट होता है। तो अपने का काम क्या है कि जैसे ही हमारा कैल्सिनेशन अदरवाइज रोस्टिंग के थ्रू हमारा क्या फॉर्म होता है, ऑक्साइड फॉर्म होता है, तो उस ऑक्साइड्स को, है ना, उस मेटल में जो ऑक्साइड इंक्लूड हो गया है उस मेटल के ऑक्साइड से हमको ऑक्सीजन को बाहर निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए अपन देखिएगा हमारे दोनों प्रोसेस में हमने ये कंसीडर किया कि हमारा जिंक ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और ऑक्साइड जो है एज ए इम्प्योरिटी इसमें है, उसको हमको निकालना है। तो इसके लिए आपने 2 रास्ता चुनेंगे, है ना, या तो आप कार्बन के द्वारा रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस बाय कार्बन, या रिड्यूस बाय हाइड्रोजन। क्या करेंगे आप, या तो आप करेंगे कार्बन के द्वारा अपचयन, रिड्यूस बाय, है ना, कार्बन के द्वारा करेंगे, या फिर आप करेंगे किसके द्वारा, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन के द्वारा क्या कर देंगे, इसको हाइड्रोजन से हाइड्रोजन द्वारा अपचयन कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। तो आप जब देखेंगे, जब इसको रिड्यूस करेंगे, मान लीजिए आपके पास जिंक ऑक्साइड है, आपने कार्बन से इसको किया, अगर मान लीजिए आपके पास जिंक ऑक्साइड है, आपने यहाँ पर हाइड्रोजन से रिड्यूस किया, तो आप देखेंगे कि आपका जिंक निकल गया, है ना, एज ए मेटल, और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर हो गया एज ए गैस। उसी टाइप से आपका यहाँ पर जिंक निकल गया एज ए मेटल, और उसके बाद आपका क्या निकल गया, H2O एज ए प्रोडक्ट, एज ए बाई प्रोडक्ट, ठीक है। तो दोनों परिस्थिति में हमको मेटल मिल गया है, ठीक है। तो ये मेटल हमारा प्योर होता है, काफ़ी हद तक प्योर होता है। लेकिन मान लो आपको गारंटी की चेक करने की 100% प्योर नहीं है, तो इसके लिए आप इसका रिफाइनिंग करेंगे, है ना, रिफाइनिंग करेंगे
शोधन करेंगे, परिष्करण करेंगे, इसको इंग्लिश में परिशोधन, परिष्करण या इसको रिफाइनिंग भी बोलते हैं। तो जैसे आप इसको रिफाइन कर देंगे तो आपको वो मेटल जो है वो प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। इसके लिए आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का उपयोग करने का, विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग करना पड़ेगा। एक कंटेनर लेना पड़ेगा, उसमें आपको इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब विद्युत अपघट्य डालना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डालना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रोड्स लगाने पड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि आपका एनोड पर आपके डस्ट पार्टिकल कलेक्ट हो जाएंगे और जो आपके कैथोड है उस कैथोड में आपको वो मेटल एज ए प्योर फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि धातुओं को इस प्रकार हम शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा हो गया कंप्लीट, है ना। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है ये याद रखिएगा कि जो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बताई थी, है ना, मैंने आपको एक रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी। उस रिएक्टिविटी सीरीज में हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल्स थे, लेस रिएक्टिव मेटल्स थे और एक ऐसे मेटल्स भी थे जिसकी रिएक्टिविटी हाईली और लेस रिएक्टिव के बीच में रहती थी। ठीक है, तो हमेशा आप बच्चों याद रखिएगा कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा, क्या होगा, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, उसको अपने प्लेस से क्या कर देगा, हटा देगा। ठीक है, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि उच्च क्रियाशील धातुएं या हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या कर देती हैं, डिस्प्लेस कर देती है। तो वो सीरीज हमेशा आपसे एग्जाम में पूछता है, आप उस सीरीज को याद रखिएगा कि जो अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं वो सदैव अपने से कम क्रियाशील धातुओं को क्या करती है, उसके आयनों में क्या कर देती है, अवक्षेपित कर देती है ना। तो वो सीक्वेंस आप याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए आपका एल्यूमिनियम आएगा, एल्यूमिनियम के बाद जिंक आएगा, जिंक के बाद आपका आयरन आएगा और उसके बाद आपका कॉपर आएगा। तो ये क्या है, एक सीरीज है। इसमें आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, एल्यूमिनियम है, तो उसका जिंक है, फिर आयरन है, फिर कॉपर है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम जिंक सल्फेट से सल्फेट को खींच करके, है ना, वो क्या करेगा, जिंक को भगा देगा। जैसे आप जिंक जो है आयरन और कॉपर दोनों को भगा सकता है। कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास जिंक है और आपने यहां पर डाला FeSO4, है ना, तो जैसे ही आप इसको करोगे तो आप क्या देखोगे, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और आपका यहां पर आयरन जो है वो बाहर निकल जाएगा, है ना, अवक्षेपित हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये था कि जिंक जो था वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव था। तो जिंक जो है कॉपर को भी वैसे ही कर सकता है। मान लीजिए जिंक होता और यहाँ पर कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, कॉपर कार्बोनेट कुछ भी होता, तो यहाँ पर क्या बनता, जिंक जो है ना, सल्फेट को तो बनाएगा और कॉपर को ऐसे करके बाहर निकाल लेगा। अब एल्यूमिनियम जो है वो जिंक से भी ज्यादा पावरफुल है, तो क्या करेगा, मान लीजिए आपके पास जिंक सल्फेट है ना, और आपकी टक्कर एल्यूमिनियम से हो रही है, तो क्या हो जाएगा, तो जिंक जो है ना, एल्यूमिनियम क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट बना लेगा। क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला ही होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। तो आपको यहाँ पर 2 करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको 3 करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 बार जिंक यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये जो मैंने बताया ये एक रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे बताया, इसको आप अच्छी तरह याद कर लेंगे, है ना।